नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में एक बार फिर से किसानों का आंदोलन शुरू करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन देखने में जो चीजें आ रही हैं उससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि यह आंदोलन किसानों का नहीं है, बल्कि कुछ राजनीतिक पार्टियों का है। और उसमें भी कुछ नहीं तो केवल पंजाब में जो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और इसी में वामपंथी एंगल भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। असल में ये जो किसान कहे जा रहे हैं, ये किसान इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जिस तरह की तैयारियों के साथ पंजाब से इन्होंने कूच किया है, उसमें बड़ी संख्या में ट्रैक्टर जुटाए गए हैं। वो ट्रैक्टर मॉडिफाई किए गए हैं, उसमें आगे बुलडोजर जैसी चीजें लगाई गई हैं, सरिये वेल्ड किए गए हैं, बड़े बड़े बम्फर लगाए गए हैं ताकि चीजों को वहां तोड़फोड़ करने में इनको मदद मिले। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े ट्रोले इसके पीछे लगाए गए हैं जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं, आप समझ लीजिए कि गद्दे, पलंग, बिस्तरा, कुर्सी, यहां तक कि खाना बनाने का सामान। और वीडियो में ये लोग खुद कह रहे हैं कि अगले 6 महीने तक का राशन लेकर के हम साथ चल रहे हैं। तो फिर तैयारी कौन सी है? 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और उस चुनाव में जिस तरह की चीजें हमने पहले देखी थी कि खालिस्तानी झंडे, भिंडरवाले की फोटो, वो चीजें कुछ ट्रोलियों में देखने को मिली है। इतना ही नहीं, साफ साफ एक निजी चैनल ने एक आंदोलनकारी जो थे वो ट्रॉली में उनसे पूछा कि आप दिल्ली कूच कर रहे हैं तो आखिरकार आपकी मांग क्या है। वो बंदा साफ साफ कहता है, देखो सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है और जो दिल्ली की केंद्र की सरकार है ये हमारी बात नहीं मान रही है, और इसीलिए हम कहते हैं हमें तो आजाद कर दो, हमें पाकिस्तान में मिला दो। हमें इस सरकार से कोई यकीन नहीं है, ना ये सरकार हमारी बात सुनेगी। पिछली बार भी मोदी के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया गया। मोदी मर जा, हाय हाय मोदी मर जा, इस तरह की बातें बोली गई। साफ साफ वीडियो में देखा जा रहा था इनको कोई डर भय ना तो पुलिस का है, ना देश के कानून का है, ना उसकी परवाह है। हालांकि ये मामले को लेकर इनकी तरफ से जो इनकी टीम सी है, वो टीम सी इन्हीं आंदोलनकारियों की वो कोर्ट तक पहुंच गई और इस पर हरियाणा पंजाब की कोर्ट यानी हाई कोर्ट ने, जो मुख्य न्यायाधीश और उसके अलावा एक न्यायाधीश और हैं, उन्होंने ये कह दिया पुलिस इन पर सख्ती ना करे। ये आंदोलनकारी हैं, अपनी बात कहने और रखने का सबको अधिकार है। लेकिन ये न्यायाधीश उस बात को नहीं देख रहे हैं कि ये जो आंदोलनकारी हैं ये कहीं मैदान में जुटें, ये कहीं भी धरने और प्रदर्शन करें, लेकिन क्या किसी आंदोलनकारी को हमारे देश का कानून सड़क को घेर कर, वो भी मेन हाईवेज को घेर कर, सड़क पर बैठने की अनुमति देता है? क्या सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ करने की अनुमति देता है? क्या टोल व्यवस्था जो सड़क पर सब लोगों के लिए बनी हुई है मेन हाईवेज पर, उसको ध्वस्त करने की अनुमति देता है? इस पर कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि कोर्ट में भी कई बार यह देखा गया है कि फैसले लेते समय जिस तरह की बातें होती हैं उसमें राजनीतिक पुट दिखाई देता है। ये जो कोर्ट है इसका इसलिए भी पूरे देश के अंदर आज चर्चा चल रही है क्योंकि देश के सीजीआई ने बाकायदा दिल्ली में जो वकीलों की एसोसिएशन है वो कोर्ट पहुंची थी और सीजीआई से ये डिमांड की थी कि इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया जाए, क्योंकि लाखों लोगों को रोज परेशानी होती है, भयंकर जाम से जूझना पड़ता है। मैं खुद एक जाम में फंसा हूं कि मेरे एक रिश्तेदार हॉस्पिटल में भर्ती थे और मैं उनसे मिलने के लिए गाजियाबाद से नोएडा आया, दिल्ली होते हुए आना था। 3 घंटे में मैंने वापसी की है मात्र 20 मिनट के रास्ते में, भयंकर जाम। अब इस पर ये जो हो रहा है, खालिस्तानी एंगल सामने आ रहा है, खुलकर बोल रहे हैं कि हमें तो पाकिस्तान में मिलना है, हम तो खालिस्तान की मांग ले रहे हैं, हमें इस देश से कोई लेना देना नहीं है। ये जो डिमांड है, आपको बता दूं, जो मीडिया में चल रही है, मोदी सरकार क्यों नहीं बात करती है, किसान की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, इन पे बल प्रयोग क्यों किया जा रहा है। अभी रबर की गोलियां चली हैं, रियल गोली एक नहीं चली है। इस बार भी पुलिस ने धैर्य का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हालांकि हरियाणा की पुलिस ने इस बार बल प्रयोग किया है। पहली बार पुलिस पिटी थी दिल्ली के लाल किला में, हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के जवानों को इन्होंने पीटा, उनके ऊपर हमले किए, तलवारों से हमले किए, रोड से हमले किए, क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन में थी देश के तिरंगे की। और लाल किले की प्राचीर पे जो तिरंगा लहरता है,
इनका लक्ष्य था कि उस तिरंगे को कैसे नीचे फेंका जाए और वहां खालिस्तान का झंडा लहराया जाए। पुलिस को सख्त निर्देश थे कि आपको बल प्रयोग नहीं करना। तो हमने देखा 300 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनको उठा उठा के इन लोगों ने खाई में फेंक दिया था। यह बताया था कि हम पे तो गोली चलाओगे तो ही रुकेंगे, क्योंकि हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है खालिस्तान की मांग करना, खालिस्तानी आंदोलन को दोबारा से खड़ा करना, और वो तभी हो पाएगा जब पुलिस गोली चलाए और ये कहें देखो भारत के अंदर सिखों पर गोली चलाई जा रही है। इसी तरह देश में नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं और इसके पीछे है वामपंथी मानसिकता। वामपंथी मानसिकता आपको बता दूं किस टाइप की है। मैंने अपने प्रारंभिक जब कैरियर की शुरुआत कर रहा था उस समय मैंने देखा है गाजियाबाद जिले में उत्तर प्रदेश के, वहां एक इंडस्ट्रियल एरिया आज भी है, छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया। मैं वहां ट्रेनिंग करता था और मैंने वहां देखा है कि किस तरह से ये वामपंथी लोग हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में नारे लिखे होते थे दीवारों पर, और क्या नारे लिखते थे? सभी कर्मचारियों को पक्का करें, सभी कर्मचारियों को मकान दें, सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन दें। ये मांग प्रमुख रूप से दीवारों पर लिखी होती थी और इन मांगों को लेकर ये कंपनी में जाते थे, कर्मचारियों को कहते थे हमारी यूनियन ज्वाइन कर लो, हड़ताल करो, हम केंद्र सरकार को हिला देंगे और हम इस तरह की मांग आपकी पूरी करवाएंगे। अब सोचिए, प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर, कोई एक मशीन चलाने वाला मशीन ऑपरेटर, जिसका वेतन, जब की बात कर रहा हूं मैं 90 के दशक की, उस समय 4-5 हजार रुपए उसका वेतन होता था, और उसको यह कह दिया जाए कि तुम हमारी यूनियन में शामिल होकर हड़ताल पे बैठ जाओ, हम तुमको पक्का मकान दिलाएंगे, तुम्हारी नौकरी परमानेंट कराएंगे और वेतन तुम्हारा सरकारी कर्मचारी के समान होगा, जैसा सरकार में सरकारी नौकरी में लेबर को जो तनख्वाह मिलती है, मशीन ऑपरेटर को जो मिलती है, वो हमें दिलवाएंगे, यानी 3 गुना तनख्वाह। कोई भी बहकावे में आ जाएगा और कोई भी लालच में आ जाएगा, गरीब अनपढ़ मजदूर, वो क्या करेगा? और इनका लाल झंडा उठा लेता था। धंधों को लगातार इस तरह से प्रहार किया गया, और पश्चिम बंगाल तो कम्युनिस्टों की भूमि रही है, वहां सब उद्योग धंधे चौपट कर दिए गए। इनका एक सूत्री कार्यक्रम था भारत को नुकसान पहुंचाना, भारत के उद्योग धंधे ठप करना, ताकि चीन को फायदा पहुंचाया जा सके, चीन की कंपनियां लाभ में पहुंच सके, सामान वहां से मंगाना पड़े। जब भारत के लगे उद्योग बंद हो जाएंगे तो डिपेंडेंसी किसके ऊपर रहेगी? चीन के ऊपर। और यही इनका षड्यंत्र था। उस समय मैंने देखा है, हड़तालें होती थी, मांग पूरी मालिक कर नहीं सकता, किसी को पक्का मकान कैसे दे देगा कोई भी प्राइवेट कंपनी का मालिक जिसका छोटा सा उद्योग हो। और इसीलिए वो हड़ताल पर बैठे बैठे लोग क्या होते थे, कंपनी में ताला लग जाता था, क्योंकि जब कंपनी में काम नहीं होगा महीने 2 महीने, मालिक कहां से बिजली का बिल देगा, कहां से वो क्या करेगा और अपना गुजारा कैसे करेगा। लाखों उद्योग धंधे इस देश के चौपट करा दिए गए, ये वामपंथी विचारधारा के चलते। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। ये कम्युनिस्ट पार्टी की जो यूनियन थी, CITU और इस तरह की, उनका ये नारा हुआ करता था। आज देश को समझना होगा, वही कम्युनिस्ट विचारधारा आज कांग्रेस के रूप में हमारे सामने है। आज वही कम्युनिस्ट विचारधारा आम आदमी पार्टी के रूप में हमारे सामने है। आम आदमी पार्टी नाम अलग है, ये कहिए अंदर माल वही है, ऊपर से खोल बदला है। ये वही लोग हैं, और इसलिए इन्होंने भारत सरकार के सामने ऐसी डिमांड रख दी है, किसानों के माध्यम से, किसानों के वेश में, किसानों के लिफाफे में। मोदी नहीं, कोई भी देश इन मांगों को पूरा नहीं कर सकता, आज तक नहीं कर पाया। कांग्रेस ने 65 साल इस देश में राज किया, क्या MSP पर गारंटी देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया? आज कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि क्यों नहीं सरकार सुन लेती, ये देखिए पलीता लगाने वाली बात है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, किसने रोका है? जो मांग है आप अपने राज्य के स्तर से पूरी कर दो। जहां कांग्रेस की सरकार है, अपने राज्य में इन्हें पूरा कर दो, अपने राज्यों में पूरा कर दो, फिर बीजेपी के राज्य में जहां जहां है वहां मांग करो, तो समझ में आता है कि इनकी मंशा किसानों के हित की है। लेकिन मंशा है केवल किसानों के कंधे पर बंदूक चलाना,
लक्ष्य है मोदी को सत्ता से बाहर करना, लक्ष्य है इस देश में अराजकता फैलाना, लक्ष्य है देश को कंगाल बनाना, लक्ष्य है देश के किसानों को बदनाम करना, लक्ष्य है देश में अराजकता फैलाकर जनता को परेशान करना। मांग मैं बताऊंगा कौन कौन सी है और आप खुद बताना क्या यह मांग पूरी हो सकती है। ईमानदारी से अपने सीने पे हाथ रख के बोलना, मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरा भी गांव है, आज भी खेती होती है। मैंने जब ये मांग पढ़ी है, वाकई में मैं नहीं कह सकता कि ये चीजें पूरी हो सकती हैं। आपको मैं मांग पढ़ के बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का षड्यंत्र ये कांग्रेस और वामपंथी दलों ने मिलकर के किया है। क्योंकि ना मांग पूरी होगी, ना हड़ताल खत्म होगी, और इसी नाम पर हड़ताल चलाते रहेंगे और मीडिया कवरेज करते रहेंगे और कहेंगे सरकार हमारी बात मान नहीं रही, हम तो घर जाना चाहते हैं, हम तो सड़क को जाम करना नहीं चाहते, ये तो इन्होंने हड़ताल कर रखी है। और मंशा क्या है? मंशा इनकी फिर से वही है कि खालिस्तानी जिंदाबाद नारे लगाएंगे, ये खालिस्तानी आतंकवादियों को शहीद बताएंगे। और सोचिए 700 शहीद ये बताए जा रहे हैं, एक एक करके मैं बताऊंगा, और शहीदों का भी अपमान कर रहे हैं। क्योंकि शहीद किसको कहते हैं, वीर गति को प्राप्त किसको कहते हैं? जो देश की रक्षा में, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे अर्धसैनिक बल में हो, चाहे वो सेना में हो, देश की रक्षा में यदि कोई जान न्यौछावर करता है उसको कहते हैं शहीद, उसको कहते हैं वीर गति। लेकिन ये उन 700 किसान, पता नहीं 700 हैं भी कि नहीं, सरकार ने लिस्ट मांगी है नाम पते सहित, इन्होंने आज तक दी नहीं है, लेकिन इन्हें मुद्दा बनाना है। जो आंदोलन में देश की जनता को परेशान कर रहे थे, सड़क घेर कर बैठे थे, कानून का उल्लंघन कर रहे थे, कोविड कानून का उल्लंघन कर रहे थे, उसमें अगर 700 लोग भी मरे हैं तो क्या पुलिस की गोली से मरे हैं? उत्तर है ना। क्या पुलिस ने लाठीचार्ज किया था? उत्तर है ना। क्या पुलिस ने कोई ऐसा, या सरकार ने कोई बल प्रयोग किया था जिसके कारण उनकी मौत हुई है? उत्तर है ना। कैसे मरे? पता नहीं कैसे मरे, कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर उनकी मृत्यु हुई, क्या इन किसान नेताओं ने उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई ताकि उनकी मृत्यु का कारण पता लगे कि साहब ठंड से मर गए, गर्मी से मर गए, आंदोलन में थे? कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन ये मांग क्या कर रहे हैं आपको बताता हूं। इनकी मांग है, पहली मांग, एमएसपी पर गारंटी दो। एमएसपी पर गारंटी का मतलब क्या है? एमएसपी पर गारंटी का मतलब ये कह रहे हैं, क्योंकि पंजाब से चले हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार वही है, कांग्रेस भी इसमें शामिल है। ये क्या मांग कर रहे हैं? ये कह रहे हैं जो खरीद है सरकार का, साल में 2 बार एमएसपी तय होती है, धान पर और गेहूं पर। ये कहते हैं साहब गवर्नमेंट एक रेट तय कर दे। मान लीजिए उदाहरण के लिए 2000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का रेट सरकार ने तय किया, तो ये कह रहे हैं कि पूरे देश में प्राइवेट दुकानदार भी इस 2000 रुपए पे ही हमारा गेहूं खरीदे, ये गारंटी होनी चाहिए, और जो ना खरीदे उसको जेल का प्रावधान हो, ऐसा कानून बना दो। क्यों भाई, क्यों करना चाहते हैं? पता है क्यों करना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हम गेहूं पैदा करेंगे, हम धान की फसल लगाएंगे, और पंजाब की वो फसल जो एमएसपी पर अभी लिमिटेड खरीदी जाती है, हमारी टोटल फसल हम देश के किसी भी भाग में, हम हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में कहीं भी ट्रैक्टर ट्रोलों में भर के लाएंगे और उसी रेट पे बेचेंगे जो एमएसपी का रेट तय होगा। तब इसका लाभ सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? क्योंकि धान की फसल, गेहूं की फसल सबसे ज्यादा पंजाब में पैदा की जाती है, पानी का दोहन किया जाता है, जमीन का पानी का लेवल सबसे ज्यादा अगर खराब स्थिति में है तो वो पंजाब में है। बार बार चेतावनी दी जा रही है कि आप धान की फसल में पानी ज्यादा चाहिए, इसलिए आप कोई और फसल का ऑप्शन चुनो। उत्तर प्रदेश में भी गन्ना पैदा किया जाता है, मक्का पैदा की जाती है, ज्वार पैदा की जाती है, धान उतनी मात्रा में नहीं होता, नहीं लगाते लोग क्योंकि पानी ज्यादा लगाना है। लेकिन पंजाब के किसानों की जिद है, हम जो कहें वही सही। इसके अलावा फिर महाराष्ट्र के लोग कहेंगे कपास पर एमएसपी दो, हम भी कपास उत्तर प्रदेश में बेचेंगे और उसी ये कहते हैं जी हमने जो लोन ले रखे हैं वो सभी लोन हमारे माफ करो, ये ट्रैक्टर नए खरीदेंगे, पैसे वापस देंगे नहीं, 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर इनको फ्री में चाहिए। इसी तरह ये कहते हैं लखीमपुर हिंसा में पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग, ये सरकार हमें कहे भैया कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, इसमें सरकार क्या इंटरफेयर करेगी?
इसको लेकर इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन ये इस मांग में है। एक और मांग जो बड़ी आश्चर्यजनक तरीके से आप देखेंगे, भारत को WTO से बाहर निकाला जाए। अब आप सोचिए, भारत को WTO में अंदर रखा जाए या बाहर निकाला जाए, इससे इन किसानों का क्या लेना देना है? ये जो मैं कह रहा था कम्युनिस्टों की चाल, इससे पता लगता है कि ये देश की जो हमारी सरकार कोई नीति बना रही है, कैसे व्यापार करना है, क्या समझौते करने हैं व्यापारियों से, किस देश से हमें समझौता करना है, किससे नहीं, उनसे इन्हें क्या लेना देना है? आप अपनी किसानी पे बात करो, आप उद्योग धंधों पे या ट्रीटी पे कैसे बात करोगे? नहीं, इनको WTO से बाहर निकलवाना है। फिर कहते हैं कृषि की वस्तु, दूध उत्पादन, फल, सब्जी और मांस पर आयात शुल्क कम करें और भत्ता बढ़ाया जाए। अब आप समझ रहे हैं, दूध के उत्पादन, फल और सब्जी और मांस पर आयात शुल्क कम करवा रहे हैं। इससे क्यों करवाना चाहते हैं पता है? ये चाहते हैं कि जो चीन है वहां से ये प्रोडक्ट आ जाए। भारत में आयात शुल्क अगर कम हो गया तो वहां से सामान आएगा, क्योंकि मोदी सरकार ने आने के बाद यह तय किया है कि चीन से हमें इंपोर्ट नहीं करना है। जो चीज हमारे देश में पैदा हो सकती है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, ताकि चीन के लोगों को झटका दिया जा सके और हमारे देश के उद्योग धंधे फिर से स्टैब्लिश हो सकें। लेकिन ये किसान चाहते हैं भारत के उद्योग धंधे ना पनपें, चीन से वो सप्लाई लें, हम इंपोर्ट ड्यूटी घटाएं। और देखिए, किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रुपए पेंशन दी जाए। यह मांग देखिए कैसी है, दुनिया के किसी देश में है क्या? ये कह रहे हैं जितने भी किसान हैं 58 साल से ऊपर और जो मजदूर हैं उन सबको 10,000 रुपए पेंशन दे जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं। अब इस मांग के पीछे का आप कारण देख रहे हैं, ये ट्रैक्टरों से आ रहे हैं, ये BMW में चलते हैं, इनके पास 6 महीने का राशन है, इनके पास चमचमाते आईफोन है, और ये कह रहे हैं सरकार हमें 10,000 रुपया महीना पेंशन दे जो 60 साल के ऊपर हैं। आप ये आंदोलन में देखेंगे एक बड़ी संख्या 60 साल से ऊपर वालों की है, इसीलिए वो जुटे हैं कि हमारे लिए 10,000 रुपये मिलेंगे, सरकार देगी। दुनिया में कहीं नहीं है। जो मजदूर हैं उनके लिए दुनिया भर की कल्याण योजनाएं केंद्र सरकार ने लागू की हैं, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, लेकिन सरकार ने तय किया है कि जो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं केवल उनको मिलेगी। रिहायशी बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े फार्म हाउस में रहने वाले लोगों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। आपका और मेरा टैक्स का पैसा है, ये मोदी सरकार उसको यूं ही नहीं लूटने देना चाहती, लेकिन ये तो चाहते हैं कि देश कंगाल हो और वो पैसा इसी तरह लूट खाया जाए जैसे फर्जी राशन कार्ड बनाकर राशन को लूट लिया जाता था। और देखिए इनकी और मांग क्या है, ये कहते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार करके सरकार की ओर से स्वयं बीमे का प्रीमियम दिया जाए, सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाया जाए, और ये कहते हैं कि सरकार प्रीमियम दे, हम ना दें 1 रुपया। इनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, सोचिए इतनी बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक, फार्म हाउस 100-100 बीघों के, और ये कह रहे हैं हम 1 रुपया बीमे का नहीं देंगे, गवर्नमेंट देगी हमारी। अरे गरीब की जरूरत है उसे सरकार पूरा करेगी, तुम्हारी क्यों करेगी? और देखिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाए जैसे कि पहले केंद्र सरकार के अनुसार हुआ है। ये इस तरह की मांगे हैं जो मैंने बताया। मुद्दा क्या है? मांग ऐसी कर दो जो सरकार पूरी ना कर सके ताकि ये आंदोलन को जारी रख सकें। ये हालत इनकी है। आप ही बताइए, आपको लगता है कि खालिस्तानी झंडा, खालिस्तानी जो भिंडरवाला है उसकी फोटो और इस तरह की मांग, आपको लग रहा है कि ये किसान आंदोलन है? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। वंदे मातरम।